नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं शकील साजिद। बढ़ते हैं आज के खबरों की ओर। अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा द्वारा स्काई वॉक को लेकर दिए गए बयान के बाद फिर एक बार स्काई वॉक का मुद्दा तूल पकड़ने लगा है। दरअसल भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्काई वॉक को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा किया था, जिसके बाद मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने इसे पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और मंत्री राजेश मूणत की कमीशन खोरी का स्मारक बताते हुए जेपी नड्डा को इसकी चिंता न करने की सलाह दे दी थी। सीएम बघेल के इस बयान के बाद अब पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इसे घटिया राजनीति बताते हुए अंजाम के लिए तैयार रहने को कहा है। हमने कभी नहीं कहा हमने नया राजधानी बनाया है, कभी दावा ही नहीं किया। हम तो ये बोल रहे हैं कि हजारों करोड़ रुपया वहां लगा दिए, है ना, और क्या बनाया है? तो माचिस की डिब्बी, है ना, हवा चलती है तो मंत्रालय के दीवार हिलने लगते हैं, पूरी खिड़की खड़खड़ाने लगती है। भ्रष्टाचार का नमूना है और आज तक बस नहीं पाया। 15 साल रहे, क्यों नहीं बसा पाए? अरे रमन सिंह जी मुख्यमंत्री निवास नहीं बना पाए, मंत्रियों के आवास नहीं बना पाए, सचिवों के निवास नहीं बना पाए, राज्यपाल के निवास नहीं बनाए, बसेगा कौन? आज खंडहर पड़ा हुआ है। हम दावा नहीं कर रहे हैं कि नया राजधानी, हाँ नया राजधानी शिलान्यास श्रीमती सोनिया गांधी के हाथों से जब जोगी जी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, तब हम लोगों ने किया था। लेकिन सारे नक्शा उल्टा पुल्टा बना दिया, इतना महंगा बनाए हैं, तो कोई सीमा नहीं। कल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने स्काई वॉक को लेकर के अपना वक्तव्य दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी 4 साल से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, ये पता है कि नहीं है? आप ही ने 3 कमेटी बनाई है और तीनों कमेटी ने कहा है सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर स्काई वॉक सही बना है। जनता की आवश्यकता के अनुरूप बनाया था। आपकी सोच नहीं है विकास। आप तो इस रायपुर शहर के विकास की बात तो दूर, रायपुर में एक काम ऐसा बता दो इस सरकार का, जो सरकार ने 20 करोड़ रुपए का स्वयं ने भूमि पूजन किया हो, उसका लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ के मुखिया राजधानी रायपुर है। यहाँ नया रायपुर की बातचीत कर ले। आपने क्या किया नया रायपुर के अंदर भी? कोई एक काम गिना दो। अरे जिस मुख्यमंत्री आवास की बात करते हो, जिस विधानसभा की आवास की बात करते हो, उसका टेंडर, उसकी ड्राइंग डिजाइन भी बीजेपी शासनकाल के अंदर अप्रूवल हुई थी। आपने तो चलते हुए रेल का काम रोक दिया। आपने तो पैसा नहीं दिया। पूरे प्रदेश के अंदर जो लोग, गरीब परिवार के लोगों को मकान मिलने वाले थे, उसके लिए पैसा जमा नहीं किया आपने। जल आवर्धन योजना आपकी फेल हो गई है। शहर के अंदर मवेशियाँ घूम रहे हैं, काम नहीं हो रहे। और मैं आपसे कहता हूं कि जिस रोड से आप रोज़ गुजरते हो, उसका 5 साल पहले मैंने भूमि पूजन का काम चालू किया था, आज तक वो काम कंप्लीट नहीं हो पाया। आप ज़रा उसको चेक कर लो। पाटन से लेके भिलाई के बीच में 4 ब्रिज बनने वाले थे, उसको पूर्ण नहीं कर पाए। आपके पाटन विधानसभा क्षेत्र में जाके देखो, एडीबी के काम जितने मैंने स्वीकृत किए थे वो काम कंप्लीट नहीं कर पाए। आप विकास की बात क्या करोगे? आप तो नरवा गुरुआ बाड़ी की बात करो और कौन तरफ चले संगवारी, उसके बारे में बात करो बस। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजधानी रायपुर के एक सम्मेलन के दौरान बड़ी बात कर दी, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, आदिवासियों का बुरा सोचने वाले को ईश्वर सद्बुद्धि दे। बता दें कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा था कि 71 आदिवासी भाई मारे गए और मुख्यमंत्री केरल यात्रा पर मस्त है। इसी के जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक के बाद एक ट्वीट कर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर निशाना साधा। अभी पीछे संख्या थी 71 आदिवासी भाई मारे गए और भूपेश बघेल जी केरल में राहुल गांधी जी के साथ ताली बजा रहे थे। ये स्थिति आकर के खड़ी हो गई।
छत्तीसगढ़ में अब मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना की शुरुआत होने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके बताया कि गोवंश को उत्तम चिकित्सा सेवा प्रदान करने हेतु प्रत्येक जिले में 1 अथवा 2 चिकित्सा वाहनों से मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए मुख्य सचिव को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जा चुका है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को महज साल भर का समय बचा है। ऐसे में हर एक वर्ग सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं और अपनी अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। अनियमित कर्मचारी के बाद अब सरपंच संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वे पिछले कुछ दिनों से अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज वे सीएम हाउस घेराव के लिए निकले थे, हालांकि रास्ते में पुलिस ने बैरिकेडिंग करके उन्हें रोक दिया। बता दें, आज प्रदेश भर के सरपंच रायपुर में एकजुट हुए थे। उनका कहना है कि 13 सूत्री मांग को लेकर सरकार को कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार ने आज तक हमारी मांगों पर संज्ञान ही नहीं लिया। इसके चलते आज सीएम हाउस घेराव के लिए निकले हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जयराम भी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। सरपंचों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा 13 सूत्री मांग है, जिसको हम लोग सरकार को अवगत करा चुके हैं, जिसमें हमारा मानदेय का है, निधि का है, विश्वास प्रस्ताव धारा 40 इनमें संशोधन का है, आरटीआई का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, ऐसे हमारे 13 सूत्री मुद्दे हैं। और आज हमारे उत्साहवर्धन करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयराम पलसानिया जी भी आए हुए हैं। आज हमारे साथ वो भी कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और आज छत्तीसगढ़ की समस्या को पूरा राष्ट्र स्तर पर ले जाने के लिए, बताने के लिए हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए हैं। बिल्कुल हाँ, हमने इससे पहले 10 अगस्त को यहाँ विशाल धरना का आयोजन किया था। आज हमारी बातों पे किसी भी प्रकार से कोई संज्ञान सरकार के द्वारा नहीं लिया गया, तो मजबूरन आज हमको पुनः रोड पे आना पड़ा। जी, पंचायत मंत्री से बात हुई थी। हम 12 लोग बैठे हुए थे, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगह से आए हुए थे, परंतु हमको संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। इस कारण हमको आज फिर आना पड़ा। सरकार को, सरपंचों को यहाँ तक पहुँचना ही नहीं देना चाहिए था। एक गांव की धुर्री होती है पंचायत, और सबसे छोटी इकाई होती है। सरकार बनाने में सरपंचों की अहम भूमिका होती है। आज छत्तीसगढ़ के सरपंच सारे यहाँ रोड पे पड़े हुए हैं। ये सरकार के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। सरकार को देखना चाहिए, सरकार की जितनी भी जो नीतियाँ होती हैं वो सारी सरपंच लागू करते हैं। कोरोना काल में सरपंचों ने अहम भूमिका निभाई है। ये पूरे मुख्यमंत्री जी ने भी देखा है, अधिकारियों ने भी देखा है कि किस तरह से उन्होंने जनता को बचाने का प्रयास किया है, अपने जेब से पैसे खर्च किए हैं। तो हमेशा सरपंच जनता के हित के रहता है, लेकिन सरकार जो जनता के हित के कार्य हैं उन कार्यों में बाधा डाल रही है। जो 13 सूत्री मांग पत्र है वो बिल्कुल जायज़ है। इसके अंदर जो काफ़ी मांगे हैं वो दूसरे प्रदेश में लागू हो चुकी हैं, तो फिर यहाँ छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति का अंग है रोका छेका। रोका छेका यानी सुरक्षा फसलों और पशुधन की। पशुधन से लाभ का अनूठा अभियान गौठान। गौठानों में गोबर से बनती है जैविक खाद, किसानों को मिलता है आर्थिक प्रतिसाद। गौठान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया अध्याय। गौठानों से मिल रहा है ग्रामीणों, गोबर विक्रेताओं और गौठान समितियों को नकद लाभ। गौठान स्व सहायता समूहों के रोजगार और आय का एक क्रांतिकारी अनुष्ठान। छत्तीसगढ़ के किसानों का सपना हुआ साकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव अपने एक पुराने बयान की वजह से मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस विधि विभाग ने उनको लीगल नोटिस भेजा है। अरुण साव के पुराने एक बयान को आधार बनाकर ये नोटिस भेजा गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि
भगवान श्री राम सबके हैं लेकिन कांग्रेस के नहीं हो सकते। कांग्रेस ने कहा कि 15 दिनों के भीतर भाजपा अध्यक्ष ने जवाब नहीं दिया तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मानहानि किसकी मानहानि? ये एक कांग्रेस कार्यकर्ता मेरे पक्षकार जो रायपुर शहर विधि विभाग के अध्यक्ष हैं, उनको मतलब मानसिक क्षति पहुंचा है। उनका कहना है कि मैं कहीं भी जाता हूं तो लोग मुझे बोलते हैं कि तुम तो कांग्रेसी हो, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम आपके नहीं हो सकते, क्योंकि भाजपा के अध्यक्ष का कहना है। उनसे इस बात से उनको पीड़ा उत्पन्न हुई, इसीलिए हमने अरुण साव जी को नोटिस, रजिस्टर नोटिस दिया। नहीं, अभी तो ऐसे एडवोकेट नोटिस दिए हैं और 15 दिन के अंदर उनसे रिप्लाई की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण साव ने पिछले दिनों यह बयान दिया था और जिसमें उन्होंने यह कहा था कि भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण सबके हो सकते हैं, कांग्रेस के नहीं हो सकते। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने भगवान राम को काल्पनिक बताया था, अयोध्या में मस्जिद बनाने का वादा किया था और श्री राम सेतु को भी कांग्रेस ने काल्पनिक बताया था, जबकि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी भगवान श्री राम को काल्पनिक नहीं बताया था, कभी भी कांग्रेस पार्टी ने श्री राम सेतु को काल्पनिक नहीं बताया था, न ही कांग्रेस पार्टी ने कभी अयोध्या में मस्जिद बनाने का कोई वादा किया था। और इस संदर्भ में श्री अरुण साव को हमारे विधि विभाग के पदाधिकारियों ने नोटिस जारी किया है। उनसे 20-15 दिन के अंदर में यह मांग की है कि आप बताइए कि जिस दस्तावेजों के आधार पर आप आरोप लगा रहे हैं उसकी प्रामाणिकता क्या है। कांग्रेस पार्टी के किस नेता ने कब हलफनामा दिया था जिसमें उन्होंने श्री राम सेतु को काल्पनिक बताया था? कांग्रेस पार्टी के कब किस नेता ने अयोध्या में मस्जिद बनाने का वादा किया था? इन सारे तथ्यों को आप सार्वजनिक करिए। देश के कई राज्यों में लंपी वायरस पशुओं पर कहर बनकर टूट पड़ा है। देश में 11 लाख से अधिक पशु इससे संक्रमित हुए हैं। इसका संक्रमण देश के 12 राज्यों के 165 जिलों में फैला हुआ है। इससे अब तक 50,000 से अधिक पशुओं की मौत हो चुकी है। जिस तेजी से ये फैल रहा है उसे देखते हुए इसे महामारी घोषित करने की मांग की जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसको देखते हुए गौवंश को उत्तम चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू करने के निर्देश दिए हैं। गौवंश को उत्तम सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना की शुरुआत की जाएगी। पहले चरण में प्रत्येक जिले में 1 या 2 चिकित्सा वाहनों से ये योजना शुरू की जाएगी। चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत योजना का विस्तार किया जाएगा। वहीं इस फैसले का सभी गौ सेवकों ने स्वागत किया है। छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार ज़िले में लंपी वायरस के 2 आए हैं और ये जो वायरस है ये संक्रमण जो समूह में फैलता है, जैसे गाय होती है। और एक्चुअली बहुत सारे तरीके की वैक्सीन से आया है, कई बोल रहे हैं कि फॉरेन से आया है, पर हमारे मानना है गौ सेवकों की वैक्सीन से आया। जो वैक्सीन इनको लगाई जाती है उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं होती और एक्सपेरिमेंट गाय के ऊपर से किया जाता है। उसी प्रकार से ये एक जो वैक्सीन का जो वायरस है, लंपी वायरस, ये फैल गया है। रायपुर छत्तीसगढ़ में 2 या 3 केस, आपको कई केस रोड में जाएंगे जो दाने दाने जो गठार जैसे गाय आपको रोड में दिख जाएगी, क्योंकि उसकी इलाज नहीं हो रहा और लोग सामान्य जीवन में भी लोगों ने उसको अभी गंभीरता से नहीं लिया है। नहीं तो छत्तीसगढ़ में ये वायरस फैल चुका है। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी की बातों से तो लगता है वो हमेशा गंभीर रहे हैं, पर जो प्रशासनिक अमला है वो कहीं ना कहीं लापरवाह है, अपने कार्यों के प्रति वो वफादार नहीं है और गलत फीडबैक वो सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को गौवंश के मामले में देते हैं। इसलिए व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है गौवंश की पूरे प्रदेश में। देखिए, आज के इस निर्णय से यह स्पष्ट हो गया कि इस देश में सबसे बड़ी कोई गोरक्षक पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है और इस देश में सबसे बड़े गोभक्त कोई हैं तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। पहले गोधन न्याय योजना लाके गोवंश के संरक्षण का काम किया। ऐसे जानवर, ऐसी गायें जो दुधारू नहीं थी, उनको भी उपयोगी बनाने का काम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। और अब मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना को लागू करके मुख्यमंत्री ने गोवंश के संरक्षण का बहुत ही सराहनीय निर्णय लिया है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। निश्चित तौर पे आज देश में और दुनिया में
लंपी वायरस फैला हुआ है, ऐसे समय गायों की चिकित्सा उपलब्ध कराना, गोवंश की चिकित्सा उपलब्ध करवाना उनके जीवन रक्षा के लिए बहुत सराहनीय कदम है। साथ ही जो घायल गोवंश हैं, जो बीमार हैं, वहाँ तक चिकित्सक स्वयं पहुँचेंगे, उनका इलाज करेंगे। रायपुर जिले के खरोरा इलाके में एक छोटी भाई ने मामूली से विवाद के कारण अपने बड़े भाई के सिर पर सिलबट्टे से ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई और 2 दिनों तक आरोपी ने शव को अपने घर में ही छिपा कर रखा। जब बदबू फैलने लगी तो आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। खरोरा में एक छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दिया था और उसके लाश को छुपा करके रखा था। बाद में उसकी सड़ान आने पर, बदबू आने पर लाश का पता चला, जिस पर से पूछताछ के दौरान पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ किया तो छोटे भाई ने सारा चीज़ स्वीकार किया, हत्या करना स्वीकार किया और आपसी विवाद, घरेलू विवाद होना बताया, जिस पर से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कवर्धा जिले में लोहे से लदी एक ट्रक अनियंत्रित होकर चिल्फी घाटी से 30 फीट नीचे गिर गई, जिससे ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं चालक का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। बताया गया है घटना 2 दिन पुरानी है। अचानक किसी राहगीर ने रुककर देखा तो ट्रक खाई में गिरी हुई थी। चिल्फी पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजधानी रायपुर में गणेश उत्सव की धूम देखी गई। शुक्रवार से शहर में गणेश विसर्जन का सिलसिला भी शुरू हो गया है। विसर्जन के लिए शहर में अनेक जगहों पर कुंड की व्यवस्था भी निगम ने की है। शहर में विराजे गणपति बप्पा की झांकी रविवार को निकाली जाएगी। इसके लिए पुलिस प्रशासन द्वारा भी तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। बता दें, पिछले कुछ सालों से लगातार झांकी के दौरान मारपीट, चाकूबाजी और मर्डर जैसी वारदातें सामने आती रही हैं, जिसके मद्देनजर इस बार पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी भी रखी जाएगी। रायपुर शहर एएसपी सुखनंदन राठौर ने ये तमाम जानकारी दी और बताया झांकी के गुजरने वाले रास्तों और आसपास के तमाम छोटी छोटी गलियों में भी पुलिस जवानों को तैनात किया जाएगा। विगत वर्षों की भांति भी इस वर्ष झांकी की व्यवस्था की गई है। परंपरागत जो रास्ता रहा है, जय स्तंभ चौक से, कोतवाली चौक से सदर होते हुए कंकाली पारा से पुरानी बस्ती, लाखीनगर, महादेव घाट तक जाने का, उसी रास्ते से इस वर्ष भी झांकी निकालने की व्यवस्था की गई है। पूर्व में एक दूसरा रास्ता सुझाया गया था, जिसको लोगों ने स्वीकार किया। कुछ झांकी संगठनों ने आकर के आपत्ति दर्ज कराई कि जो परंपरागत हमारा रूट है उसी में से चले, तो वो परंपरागत जो चलते आ रहा है उसी रूट से झांकी जाएगी। 2 वर्षों बाद झांकी हो रहा है और विगत कई वर्षों में झांकी में जो आपसी विवाद को लेकर के झांकी में आ जाते थे, जिसके कारण कुछ घटनाएं घट जाती थी। इसके मद्देनज़र पर्याप्त पुलिस व्यवस्था लगाई गई है। छोटी छोटे जो गलियां हैं उसमें भी पर्याप्त बल और रोशनी की व्यवस्था की गई है। 3 दिन पहले से ही जो गुंडे बदमाश हैं, अराजक तत्व हैं, उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक 100 से ऊपर लोगों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया जा चुका है और अलग अलग सेक्टर वाइज इसमें बल लगाया जा रहा है। सेक्टर प्रभारी हैं और उस आधार पर झांकी को स्मूथ निकालने के लिए पर्याप्त बल लगाई गई है। और सीसीटीवी कैमरे हैं, ड्रोन कैमरे हैं, जो ITMS के कैमरे हैं, उनसे भी निगरानी की जाएगी। वरिष्ठ IAS अधिकारी और वर्तमान में बिलासपुर कमिश्नर डॉक्टर संजय अलंग अपनी सादगी और सौम्य शख्सियत के लिए पहचाने जाते हैं। प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ ही वे लेखक और कवि भी हैं। उनकी कई पुस्तकों का प्रकाशन भी हो चुका है। ऐसे शानदार व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर संजय अलंग से जनधारा मठी मीडिया समूह ने खास चर्चा की। आइए देखते हैं हमारी खास मुलाकात। नमस्कार, मैं हूं सुरुचि और आप सबका स्वागत करती हूं खास बातचीत में। आज मैं हूं बिलासपुर छत्तीसगढ़ में और हमारे साथ इस खास मुलाकात में है डॉक्टर संजय। डॉक्टर संजय अलंग जी जो हैं वो IAS अधिकारी हैं, संभाग आयुक्त हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। और सिर्फ यही उनकी पहचान नहीं है,
वो बहुत सारी कविताएं और किताबें भी लिखते हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। संजय जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम में। जैसा मैंने पहले ही आपका एक परिचय दिया कि आप एक IAS अधिकारी के साथ साथ कविताएं और किताबें भी लिखते हैं, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप IAS में कैसे आए? निसंदेह पढ़ाई के द्वारा और कंपटीशन एग्ज़ाम के थ्रू आए, और मैं मूलतः एक थोड़ा सा दूरस्थ क्षेत्र है कोरिया ज़िले का बैकुंठपुर, तो वहाँ मैं पला बढ़ा हूँ। वहाँ अच्छे टीचर मिले, अच्छे मित्र मिले, सराउंडिंग अच्छी थी। फिर उसके बाद जब मेरी दिल्ली में पढ़ाई हुई तो चीज़ों को और समझने और जानने का मौका मिला, कुछ अच्छी किताबें मिली, अच्छे लोग मिले, और पढ़ाई के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं में धीरे धीरे सफलता मिलनी शुरू हुई और फिर क्रमशः आगे बढ़ते चले गए। जब आप दिल्ली में थे, आप पढ़ाई कर रहे थे, तो आपको कब ये ख्याल आया कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ही पर्टिकुलरली जाना चाहिए, कोई और फील्ड क्यों नहीं? हाँ, ये वाली बात आपने ठीक इंगित की। दिल्ली जाने के बाद जब मैंने देखा कि वहाँ पे लगभग हर कोई एक खास एग्ज़ाम को देने की कोशिश कर रहा है, तो उस एग्ज़ाम को जब मैं समझा वहाँ जाके, तो मुझे लगा कि अगर सुनिश्चित कुछ संख्यात्मक किताबें पढ़ लेने के बाद अगर सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर ना पढ़ना तो आपकी मूर्खता है। तो सो दैट फिर उन किताबों को लिया, उनको एक्सेस किया और पढ़ा, तो हो गया सिलेक्शन धीरे धीरे। आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ थी? मैं भोपाल एकेडमी से शुरू किया, फिर उसके बाद रीवा जिले से जी शुरुआत की, मध्य प्रदेश के। आपकी जर्नी एज अ ऑफिसर किस तरह की रही, क्या क्या चैलेंजेस आए, और वो एक पर्टिकुलर कोई चैलेंज जिसके बारे में आप बात करना चाहेंगे? जो नौकरी का प्रोसेस है वो लगातार लर्निंग का प्रोसेस है जी। शायद ही कोई क्षण या दिन जाता हो जब आप कुछ ना कुछ नया या सीखने के अनुभव से ना गुजरते हों। रीवा, रतलाम, सिवनी, ग्वालियर, कोरबा, रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर होते हुए सफ़र धीरे धीरे आगे बढ़ा। चैलेंजेस तो लगातार आते रहे, पर कुछ चैलेंजेस तो ऐसे थे जो कि पहली बार आने के कारण कठिन हुए। जैसे मेरी सर्विस के ही दौरान ग्रामीण लोकल बॉडीज़ के, ग्राम पंचायतों के पहले चुनाव हुए, तो वो उनको प्रारंभिक दौर में कराना एक चुनौती थी। इसी तरह से कोरोना का काल पहली बार आया, तो उस समय श्रमिकों की वापसी वगैरह के लिए चैलेंजेस जो देखे, और कोरोना की जो प्रारंभिक तैयारियां की महामारी की, वो भी एक तरह का अपना चैलेंज था। पर ऐसे मौके पर कुछ बहुत सकारात्मक चीज़ें भी हुई। लॉ एंड ऑर्डर अपने आप में ग्वालियर और सिवनी में बहुत मेजर रूप से उभर के सामने आए, और जहाँ पे विभिन्न तनावों के कारण दंगों की स्थिति निर्मित होती है, वो चैलेंज संभालना तो बहुत ही दुरूह और बहुत सूझबूझ के परिचय की वांछना रखता है। इसके अलावा कुछ सकारात्मक चीज़ें हैं जिन्होंने मानवता के लिए इतिहास बदल दिया। उसमें पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान को याद करना तो मैं समझता हूं कि बहुत एक बेहतरीन अनुभव है, जिसमें पूरी मशीनरी ने मानवता के लिए काम किया। तो अनुभवों का जखीरा छोटी छोटी घटनाओं को लेके, चाहे वो विटी हो या चैलेंजिंग हो या डेवलपमेंट को लेके हो। फिर इसी तरह से पॉवर्टी इरेडिकेशन में बहुत काम हुआ, तो लगातार किसी ना किसी क्षेत्र में काम हुआ। फिर PWDs के लिए, निःशक्तजनों के लिए, इन सब के लिए बहुत काम किया। कोई कविता पढ़कर सुनाना चाहें हम किसी एक किताब से? कविता का शीर्षक है बांस, और यह कविता पगडंडी छिप गई थी संकलन से ली गई है। नदी किनारे जंगल में, पगडंडियों के किनारे बाड़ी में, सभी जगह मिल जाता था बांस, सभी जगह मिल जाता था बांस। यह था जीवन में सभी जगह,
जीवन के साथ चलता हुआ, बनती उससे ही सब चीजें, होता जिनसे जीवन का हर रस, और हर रस के साथ होता बांस, हर रस के साथ होता बांस। छप्पर दीवार पुलिया, झांपी डंडा से लेकर सभी कुछ तो था बांस के साथ, सभी कुछ तो था बांस के साथ। गेड़ी बंसी, बांसुरी लबदा, पिचकारी सिंखर, अलगनी ककई, जिगड़ी टिगड़ा, खटिया छानी, गरना खरौंदा खोंदरा, चंगेला टोकनी, महुआ बिनती लड़की। जंगल में पसरी थी नीरवता, जंगल में पसरी थी नीरवता, इस नीरवता में टपकता जब महुआ रस से भरा। ककई से बाल संवारती लड़की, ककई से बाल संवारती लड़की, कुलाचे भर पहुंच जाती उस तक, झट से बीन कर रख लेती टोकरी में, झट से बीन कर रख लेती टोकरी में। ताजे उगे सूरज की रोशनी में, ताजे उगे सूरज की रोशनी में, दमक उठती कान में पड़ी लुढ़की, दमक उठती कान में पड़ी लुढ़की। महुआ बयार में फिर झूम पड़ता अपने ही रस की मादकता में। आकाश में थी खुशबू जंगल की ही, लड़की उस आकाश में चलने में सक्षम थी, लड़की उस आकाश में चलने को सक्षम थी। नहीं दिखता था भय कहीं, नहीं दिखता था भय कहीं, नहीं था कोई जंगली जंगल में भी, नहीं था कोई जंगली जंगल में भी जो डाले खलल किसी भी प्रकार का। गर्म होता सूरज भी, गर्म होता सूरज भी नहीं फैला पा रहा था नफरत। आप जब कविताएं लिखते हैं तो क्या सोचते हैं, किस तरह की इंस्पिरेशन रहती है कविताओं के? मेरे शोध और कविताओं दोनों के लिए जो इंस्पिरेशन है वो जनता है, सोशियो, इसीलिए मेरी हिस्ट्री जनता का इतिहास है। मैं एक उसके साथ एक कविता लिखा था, उसके माध्यम से मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा। तो इसीलिए वो सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री ही है और मेरे लिए हमेशा जनता ही मुख्य इंस्पिरेशन रही है। इतिहास बोध, इतिहास बोध, मेरे इतिहास में सभी लोग सम्मिलित हो जाते हैं, मेरे इतिहास में सभी लोग सम्मिलित हो जाते हैं। इस इतिहास में युद्ध, धर्म, नफरत, गोली नहीं है। इस इतिहास में युद्ध, धर्म, नफरत, गोली नहीं है। हाँ, इसमें मर्सिडीज, तनिष्क और कैवियारा भी नहीं है। हाँ, इसमें मर्सिडीज, तनिष्क और कैवियारा भी नहीं है। पर वह अकेले राजा का इतिहास भी नहीं है। वह राजा जिसका इतिहास सब लिख रहे हैं, वह राजा जिसका इतिहास सब लिख रहे हैं, उसके इतिहास में न मैं हूं न तुम, उसके इतिहास में न मैं हूं न तुम, बन और बिगड़ हम रहे हैं और नाम बार बार राजा का आ रहा है। बन और बिगड़ हम ही रहे हैं और नाम बार बार राजा का आ रहा है। इसमें ना तो पगडंडी है, ना बेर, ना जंगल, ना पानी, ना औरतें, अवधि, वर्ष, काल, तलवार, युद्ध, सत्ता, इमारतें और ना जाने क्या क्या तो भरा पड़ा है। न संवाद, न खेल, न तान, न मादर, न कर्मा, न बेटी। इतिहास में निर्मम अंक ही अंक और आंकड़े ही आंकड़े भरे हैं और आंकड़े ही आंकड़े भरे हैं। साल, हत्या, युद्ध, विजय गिनी जा रही है। कहीं कहीं तो कब्रें भी चमड़ी छिले तन और मन के साथ। आपने वक्त दिया, हमसे बातचीत करी, बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और कविताएं और किताबें लिखें और हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, आप सबका धन्यवाद। हमने अभी बात करी डॉक्टर आलम के साथ, आपने उनकी बहुत सुंदर कविताएं सुनी। हमारे साथ जुड़े रहिए, अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।